नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर की एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, चूँकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ, आप तक ईजिली पहुंचा पाए। तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को है ना कवर करना है, आप क्या करना है, बस सिंपल से चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। ओके। और हमने चारों पेपर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है ना, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो गाइस, आपको जिस भी टॉपिक को देखना है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट के थ्रू भी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू नो कि क्या आप लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। तो गाइस, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो क्यों, तो आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल का लिंक दे देंगे, तो इसके थ्रू आप हमारे साथ ईजिली जुड़ सकते हैं। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जैसे उस दिन हम लोगों ने देखा था असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, वैसे आज हमें देखना है कि पर्सनालिटी का आकलन या फिर पर्सनालिटी का मूल्यांकन, कि हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं कि किसकी पर्सनालिटी कैसी है, कैसी नहीं है। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट आप लोगों को देनी थी। वो अपडेट क्या है, वो अपडेट ये है कि 2026 और 28 सेशन का जो बीएड का है ना, उसका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आउट हो चुका है। अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ करके एडमिशन करना है तो यूर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन अस। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको यूट्यूब चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। मुझे नहीं लगता कि जितना सिस्टमैटिकली हम चीज़ों को करवा रहे हैं शायद ही कोई करवाए। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के अपनी डिग्री आपके हाथ में आने तक हम आपके साथ हैं। बिल्कुल 2 साल की जर्नी, या फिर कह सकते हैं 2.5 साल की जर्नी आप हमारे साथ तय कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसको ज्वाइन करके रखना है। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसको भी ज्वाइन करके रखना है। साथ ही साथ जो हमारा ये व्हाट्सएप चैनल है ना, इसको भी आपको ज्वाइन करके रखना है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर हमसे मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आइए, योर मोस्ट वेलकम। हमने एड्रेस दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू रोड, आलोपी बाग, चुंगी चौराहा, आलोपी बाग, प्रयागराज। ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। आप आ करके यहाँ पर हमसे मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं आ सकते, तो बिल्कुल आप दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमने 2 नंबर दिया है, बिल्कुल। एक नंबर 9919599066, 8090656656। तो हमने 2 नंबर दे के रखा है। आप दोनों में से किसी पे भी हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी डाउट्स होंगे, उसको हम आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड योर डाउट्स एज वेल। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक। तो व्यक्तित्व का आकलन या फिर उसके मूल्यांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। पर्सनालिटी असेसमेंट refers to the scientific and systematic process of measuring an individual's traits, behaviors, emotions, attitudes, and adjustment patterns through psychological tools। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है व्यक्तित्व आकलन या फिर व्यक्तित्व मूल्यांकन, वह क्या है, वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया। आपने एक चीज देखा था, जब हम लोगों ने कल बुद्धि का देखा था, है ना, इंटेलिजेंस का। तो इंटेलिजेंस इज ऑल्सो साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस, कि जिसके माध्यम से, या फिर हम व्यक्तित्व को कहते हैं, मतलब हम व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल व्यक्तित्व वह, मतलब व्यक्तित्व आकलन या फिर मूल्यांकन वह वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के गुणों, व्यवहार, भावनाओं,
दृष्टिकोण और समायोजन के तरीकों का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। हम लोगों ने पर्सनालिटी में देखा था कि पर्सनालिटी क्या है क्या नहीं है। तो हमने देखा था कि जो व्यक्ति का वे ऑफ बिहेविंग होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, वे ऑफ ड्रेसिंग होता है, उस व्यक्ति का नेचर, उस व्यक्ति का एटीट्यूड, उस व्यक्ति की इंटरेस्ट, उस व्यक्ति का एप्टीट्यूड, तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर के उसकी पर्सनालिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो बिल्कुल अब यहाँ पर उन्हीं का हमें मेजरमेंट करना होता है, क्या कि उस व्यक्ति का, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या बिहेवियर है, उसकी क्या इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर उसकी इमोशंस क्या है, फिर उसका परसेप्शन, उसका दृष्टिकोण, उसका नजरिया क्या है, फिर समायोजन के तरीकों, है ना। अब वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे समायोजित हो पा रहा है, अपने आप को समायोजित कर पा रहा है, अपने आप को कैसे उस इन्वायरमेंट को अपने आप में या उसके साथ अनुकूलन स्थापित कर पा रहा है। इन सब का जो साइंटिफिक मेजरमेंट है, इन सब का जो वैज्ञानिक कह सकते हैं ना मापन है, या वैज्ञानिक मापन करने की जो प्रक्रिया है, वही आपका क्या है, वही आपका पर्सनालिटी असेसमेंट या फिर व्यक्तित्व मूल्यांकन कहलाता है। ठीक, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन समवन इज, कि जब हम जैसे जैसे हम लोग जब इंटेलिजेंस टेस्ट का मेजरमेंट करते हैं, फिर इंटेलिजेंस मेजर करते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो देखते हैं कि उस व्यक्ति की क्या समझदारी है, वह किस लेवल तक सोच सकता है। वैसे ही यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब किसी भी व्यक्तित्व का आकलन करते हैं या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, तो हमें यह समझाने में सहायता करती है कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है, मीन्स कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, क्या वो खुश मिजाज है या फिर वो ज़्यादातर मतलब उसकी पर्सनालिटी शांत रहती है, या उसका जो व्यक्तित्व है वो शांत वाला है, वह फिर वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, आपने एक वर्ड सुना होगा कि वह कितना खुल सकता है लोगों के साथ, कितना घुल मिल सकता है। तो बिल्कुल हम व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके दृष्टिकोण के बारे में पता लगा पाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। अब वही कि व्यक्तित्व मापन की क्या, सॉरी, व्यक्तित्व मूल्यांकन या फिर आकलन की क्या परिभाषा, तो देखते हैं। पर्सनालिटी असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि व्यक्तित्व आकलन व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के विशिष्ट पैटर्न में व्यक्तिगत भिन्नताओं का मूल्यांकन करता है। हमने देखा है कि हर एक व्यक्ति क्या होता है, वो यूनिक होता है। किसी के थॉट प्रोसेस कुछ और है, किसी के इंटरेस्ट कुछ और है। अभी हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से आई होप ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे ये 4 बच्चे हैं, है ना, मान के चलो ये 4 सिबलिंग्स है ना, और एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी और चौथे का नाम है डी। अब इस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो डांस करने में है, बट इस बच्चे का म्यूजिक में, और इस बच्चे का लाइक लोको पायलट बनने में है, और इस बच्चे का टीचर बनने में। अब यहाँ से इनकी योग्यता क्या है, वो अलग हो रही है। अब इनका जो एटीट्यूड होगा, इनका जो वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस होगा, वे ऑफ टॉकिंग होगा, वे ऑफ बिहेविंग होगा, वो अलग होगा। फिर इस बच्चे का अलग होगा, है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो टीचर है ना, इसका भी अलग होगा। इनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे शब्द हमें बोलने हैं। तो अब चारों बच्चों का देखिए तो चारों में क्या यूनिकनेस है, चारों बच्चे अपने आप में यूनिक हैं, कोई एक दूसरे से लाइक इनके सबके क्या कहते हैं, वे ऑफ बिहेविंग पैटर्न जो है वो अलग अलग है। तो वही जो इनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, जो इनके व्यवहार करने का पैटर्न है, इसी का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो यही आपकी क्या कहलाती है, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी कहलाती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। अब व्यक्तित्व मापन के क्या उद्देश्य, हम क्यों इसका मेजरमेंट करते हैं, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, हमें क्या जरूरत है किसी के व्यक्तित्व को मेजर करने के लिए, जरूरत है ना, क्या जरूरत है, जरूरत है कि उसको हम सही ढंग से एजुकेशनल गाइडेंस, उसको शैक्षिक मार्गदर्शन दे सके, इस वजह से जरूरत है। कैरियर काउंसलिंग, उस व्यक्ति का उसको हम व्यावसायिक निर्देशन दे सके। क्लिनिकल डायग्नोसिस, है ना, मानसिक विकार की पहचान, जैसे आपका रोरसाक इंक ब्लड टेस्ट है, उसको हम क्लिनिकल केस स्टडी में लाइक इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और MMPI है ना, इसका क्या है, मिनीसोटा मल्टी फिजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ये पर्सनालिटी इन्वेंट्री है। इसके थ्रू हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, लाइक क्लिनिकल केस के टाइम पे हम MMPI का इंक ब्लड टेस्ट में, तो इन सब का यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल, फिर उसके बाद सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट, इसका क्या मतलब है कि जब हमें
किसी का सिलेक्शन करना होता है, चाहे वो जॉब के पर्पज से या फिर इंटरव्यू में, हमने देखो एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो उस व्यक्ति की जो उसका एप्टीट्यूड होता है, जो उस बच्चे का इंटरेस्ट होता है, उसको जान के, उसको समझ के फिर हम उसका सिलेक्शन करते हैं। फिर अगला सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, है ना। अगर आप स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की स्टूडेंट होंगे, देन डेफिनेटली आपके ऊपर इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा कि जिस टाइम आप स्ट्रेस की सिचुएशन में होंगे, आप अपने आप को बहुत लाइक अपने आप को कन्विंस कर पाएंगे, आप अपने आप को समझा पाएंगे ना। तो सब्जेक्ट का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे ऊपर, हमारी पर्सनालिटी पर। तो हम खुद को समझ पाते हैं और सिलेक्शन करने में, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक, कैरियर काउंसलिंग, तो इन सब में, इन सब का मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम व्यक्तित्व मापन करते हैं और यही इसका उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट विद लो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी गाइडेड थ्रू काउंसलिंग। जब उसको हम काउंसलिंग करते हैं, बच्चे को जब उसकी हम काउंसलिंग करते हैं, उसको ग्रुप टेस्ट देते हैं, उसको इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं, उसका परफॉर्मेंस टेस्ट देते हैं, या फिर उसका पर्सनालिटी लाइक टीएटी हो गया, या फिर आपका रोशाक हो गया, है ना, और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया, भाटिया बैटरी, तो बहुत सारे टेस्ट देते हैं। फिर बच्चे को हम गाइड कर पाते कि आपका इंटरेस्ट ये है, आपका एप्टीट्यूड ये है, आपके इमोशंस ऐसे, तो आपको इस तरीके से जानना होगा, ये आपके लिए बेटर मार्ग होगा। इस तरीके से हमने देखा कि इस वजह से यही इसका उद्देश्य है कि हम व्यक्तित्व का मापन इस तरीके से करते हैं। नाउ अप्रोचेस टू पर्सनालिटी असेसमेंट। अब इसके क्या क्या अप्रोचेस हैं, क्या क्या इसके दृष्टिकोण है। देर आर द 3 मेन अप्रोचेस, मतलब 3 ऐसे मुख्य क्या कर सकते हैं अप्रोचेस हैं किसको, पर्सनालिटी को मेजरमेंट करने के लिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेजर, दूसरा प्रोजेक्टिव मेथड, तीसरा ऑब्जर्वेशनल और क्लिनिकल। ऑब्जेक्टिव मेथड लाइक जो आपकी इन्वेंटरीज होती हैं, जो आपके क्वेश्चनर्स होते हैं, उसके थ्रू मेजर करते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या करते हैं, जिस पर जैसे आपका टीएटी हो गया, सीएटी हो गया, डब्ल्यूएटी हो गया ना, ये आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, इसके थ्रू करते हैं। ऑब्जर्वेशनल मतलब किसी को हम जब ऑब्जर्व करते हैं, या फिर क्लिनिकल मेथड कि जब हम डायग्नोसिस करते हैं। तो ये 3 बेसिक्स मेजर हैं जो क्या करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी मेजरमेंट में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड्स क्या है। अब हम 1 बाय 1 को कवर करते हैं, ठीक। अब सबसे पहले अगर देखिए ऑब्जेक्टिव मेथड्स में ये वस्तुनिष्ठ विधियां होती हैं, ठीक। ये क्या होती हैं, दीज आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड टेस्ट, मतलब ये मानकीकृत और संरचित परीक्षण होते हैं कि इनका पहले से सारा का सारा आइटम, आइटम का मतलब यहाँ पर खाने वाले आइटम नहीं है गाइस, आइटम का मतलब यहाँ पर जो कथन होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, साइकोलॉजी की भाषा में, टेस्ट की भाषा में इसको आइटम बोलते हैं ना, मतलब कथन। तो वो संरचित पहले से उनको क्या, उनका निर्माण किया जा चुका होता है, ठीक। वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब उनका एक मानक निर्धारित होता है, उनके मैनुअल्स होते हैं, तो ये होते हैं। अब इसमें सबसे पहला हम अगर देखें तो मिनीसोटा मल्टी फिजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जो कि हमने ऊपर भी चर्चा करी थी, इसको क्लिनिकल के स्टडी में हम लोग देखते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये इसमें क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 509 या फिर समथिंग 546 या फिर 546 ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। इसी के आधार पर इसको करते हैं। इसमें ट्रिन ब्रिन, उसके बाद वैलिड स्केल, बहुत सारे स्केल्स पाए जाते हैं। फिलहाल आपको इतना डीप नहीं जाना है, बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो मिनीसोटा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में MMPI कहते हैं ना, MMPI, मिनीसोटा मल्टी फिजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। तो बिल्कुल इसको डेवलप्ड बाय कौन, हॉथवे एंड जे मैकिनली, स्टार्क्स आर हॉथवे एंड जेसी मैकिनली। तो इन्होंने 1943 में, है ना, 1943 में डेवलप करा था। अच्छा, यहाँ पर दिया 5+ स्टेटमेंट, इसमें क्या, वही 500+ स्टेटमेंट, मतलब वही आइटम्स है, क्वेश्चंस है, और इसमें ट्रू फॉल्स रिस्पॉन्स। अगर आप जैसे आपसे कोई पूछा कि डू यू लाइक टू गो, डू यू लाइक टू हैव कॉफी एट इवनिंग। तो अगर आपको क्या चाय कॉफी पीना शाम को पसंद है कि नहीं, तो अगर आपको होगा यस ट्रू, या फिर अगर आपको, तो आपको ऐसे ही रिस्पांस देना होगा। जैसे डू यू लाइक टू गो टू, डू यू लाइक टू, क्या बोल सकते हैं, डू यू लाइक टू गो टू वॉचिंग मूवी, या फिर वॉच मूवी विद योर फ्रेंड,
तो या ट्रू और फॉल्स, तो यही मतलब मैंने एक जनरल सा क्वेश्चन आपको दिया, तो इस तरीके से वो क्लिनिकल केस स्टडी पे अप्लाई हो सके ना, इस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। तो आपको ट्रू यानी कि जो क्लाइंट होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, उसी को उसको ट्रू एंड फॉल्स में अपना आंसर देना होता है। फिर यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, वही जो हमने बताया। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफन फील सैड विदाउट रीजन, वही कि मैं हमेशा क्या फील करता हूँ, मैं हमेशा सैड फील करता हूँ विदाउट एनी रीजन, जबकि कोई रीजन नहीं होता। तो फिर यहाँ पर हमें क्या होना होगा, तो अगर होगा तो रिस्पॉन्स रिवेल्स इमोशंस कंडीशन, ये रिस्पॉन्स होते हैं हमारे इमोशंस कंडीशन को क्या करते हैं, रिवेल्स करते हैं। तो यहाँ पर अगर नहीं तो आपको लिखना होगा फॉल्स, अगर यस तो आपको लिखना होगा ट्रू। तो इस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर 1949 में आया था। इसको कौन दिया था, डेवलप्ड बाय रेमंड कटेल। एक और आपके हैं जेम्स मकीन कटेल, वो उसमें इंटेलिजेंस में आते हैं। बट ये रेमंड कटेल है, ये 1949 में इन्होंने, और ये वही रेमंड कटेल है जिन्होंने कौन सा वो वाला इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, 16 पर्सनालिटी। हाँ अच्छा, ये वही है, एक मिनट में आपको सोच के बता रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। कटेल, वो तो गिलफर्ड की थ्योरी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन है इन्होंने इंटेलिजेंस में भी अपनी थ्योरी दी है। ठीक, तो रेमंड कटेल इन्होंने मेजर 16 पर्सनालिटी ट्रेट लाइक वार्म डोमिनेंस सेंसिटिविटी। तो इन्होंने टोटल 16 पर्सनालिटी बताया है। इसमें इन्होंने इस तरीके से पर्सनालिटी को मेजरमेंट करने का बताया। जैसे एग्जाम्पल, हाई डोमिनेंस स्कोर लीडरशिप टेंडेंसी, कि अगर आप मतलब इनका जो क्वेश्चनायर है कि अगर आपका हाई डोमिनेंस स्कोर आता है तो डेफिनेटली इससे ये आकलन लगाया जाता है, या फिर एक टेंटेटिव कह सकते हैं, एक प्रिडिक्शन बनाई जाती है कि हाँ आप में लीडरशिप टेंडेंसी अच्छी है। फिर उसके बाद अगला हमारा है, ये तो आपके रेमंड कटेल का है। अब अगला हम लोग देखते हैं आइजिंग, है ना, हिंस आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर 1975 में इन्होंने दिया था, डेवलप्ड बाय हिंस आइजिंग। इसमें क्या एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोसाइटिसिज्म, साइकोटिसिज्म, तो इस तरीके से कुछ इन्होंने फैक्टर्स बताया था। फिलहाल आपको डीप नहीं जाना है, बस इतना थोड़ा थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। बस आपको ऐसे, आपको मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, और आप वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ के अपना एक की पॉइंट्स नोट्स बना करके एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये सारे मैंने फैक्टर्स बताए थे। जब हम इनके मतलब क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं तो ये सारी चीज़ों का हम मेजर करते हैं। फिर आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्टिव मेथड्स, है ना, प्रक्षेपी विधियां, वो कौन सी हैं। ये क्या होती है कि बेस्ड ऑन साइको एनालिटिक थ्योरी, जो जहां पर हम अनकॉन्शियस को मेजरमेंट करते हैं। जैसे हमने व्यक्तित्व वाले चैप्टर में, है ना, पढ़ा था, क्या हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इट ईगो सुपर ईगो। वैसे उन्होंने माइंड के, है ना, हमारी लाइक दिमाग के उन्होंने 3 हिस्से बताया था। कौन, सिगमंड फ्रायड ने, वही कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है कि जिसके बारे में अवेयर होते हैं, जो हमारी डेली रूटीन की चीजें फॉलो करते हैं। सब कॉन्शियस थोड़ा सा एफर्ट डालने पे जिसके बारे में हमें समझ में आता है। अनकॉन्शियस जो हमारी जो लाइक दमित इच्छाएं होती हैं, जो हमारी गिल्ट होती हैं, जो हमारी सैड मेमोरीज होती है ना, वो सब इसमें तभी होती है, वो हमारे अंदर होती है, बट हमें उसके बारे में पता नहीं होता। तो जो प्रोजेक्टिव मेथड होता है वो क्या करता है कि इन्हीं हमारी जो अनकॉन्शियस, जो हिडन हमारी मेंटल लाइक कह सकते हैं ना, जो मेमोरीज होती है ना, उन्हीं को ये कॉन्शियसली बाहर लाने में हमारी हेल्प करता है। इसमें बड़ी बड़ी क्या होती है, पिक्चर्स होती है ना, वो हमें क्लाइंट को दिखानी होती है, और उस पर वो अनकॉन्शियसली क्या करता है, अपने रिस्पॉन्स को देता है। इस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। अब इसमें क्या अजम्पशंस है, इसमें अजम्पशंस ये है कि पीपल प्रोजेक्ट अनकॉन्शियस फीलिंग ऑन टू एम्बिग्यूअस स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब वही जो कार्ड होते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, इस कार्ड पे हमें अपनी जो अनकॉन्शियस फीलिंग होती है ना, वही प्रोजेक्ट करनी होती है, या व्यक्ति अपनी अचेतन भावनाओं को अस्पष्ट चित्रों पर प्रक्षेपित करता है। आप लोगों ने देखा होगा टीएटी का कार्ड, है ना, उसमें टोटल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें पिक्चर होती है, ग्रामा कार्ड आपका ब्लैंक होता है। ठीक, इस तरीके से आप अपने, और वैसे ही आपका सीएटी चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट वो बच्चों पे अप्लाई करते हैं। ठीक, उसी तरीके से आपका सबसे पहला जो माना जाता है, ये फुली अनकॉन्शियस हमारी मेमोरीज को मेजर करता है, या हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स को ये बाहर लाता है। इसको क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज करते हैं। कौन सा, रोरसाक इंक ब्लड टेस्ट 1921 में डेवलप करा था, वही डेवलप्ड बाय हर्मन रोरसाक इन 1921। इसमें क्या, पर्सन सीज इंक ब्लड एंड सेज इट लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर, है ना, मे
इंडिकेट हिडन फियर्स और एग्रेशन। तो इसमें भी टोटल कितने, इसमें भी शायद टोटल जहां तक मुझे याद है इसमें भी 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से आपको मैं बताती हूँ। तो इसमें टोटल 10 कार्ड्स होते हैं, सॉरी इसमें 10 कार्ड्स होते हैं, जिसमें आपके 5 कार्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। तो इसमें 5 कार्ड, सॉरी मैं फिर से लिखती हूँ, 10 कार्ड में से क्या 5 आपके ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और 2 कार्ड आपके रेड एंड ब्लैक होते हैं और 3 कार्ड आपके क्या होते हैं, सॉरी 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 इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखूंगी नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। लाइक 10 कार्ड है, इसमें से 5 3 2 इस तरीके से इनका सीक्वेंस होता है। ठीक, 5 ये आपके ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 3 कार्ड आपके कलरफुल होते हैं, मतलब इसमें मल्टीपल कलर होते हैं, और 2 कार्ड आपके ब्लैक एंड रेड कलर होते हैं। इसमें फादर कार्ड होता है, मदर कार्ड होता है ना। तो इस तरीके से हम क्लाइंट को इस कार्ड को दिखाते हैं। फिर उसके बाद उसके जो अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, इन कार्ड्स पर क्या करता है, वो उसको प्रक्षेपित करता है, प्रोजेक्टिव करता है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली वो कहता है, और इसके थ्रू उसकी अनकॉन्शियस जो हिडन फीलिंग थॉट्स होते हैं ना, वो उभर के हमारे सामने आती हैं। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा। इससे ज़्यादा हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसमें की डिटेल्स अगर देखें तो इसमें लाइक आपका पर्पस होता है, फिर आपका परफॉर्मेंस प्रॉपर होता है, इंक्वायरी होता है, स्कोरिंग ना, बहुत सारे इसमें प्रोसीजर्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं, बट इतना आपको जानने की जरूरत नहीं, बस इतना आप जान जाइए। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टीएटी, है ना, थॉमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसको मरे एंड मार्गन ने डेवलप करा था 1935 में। ये लेस कह सकते हैं प्रोजेक्टिव है रादर देन, जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्टिव है आपका वो रोरसाक का है टेस्ट। इसके बाद ये टीएटी, इसमें डेवलप्ड बाय हेनरी मरे, और पोर्सन्स क्रिएट्स अ स्टोरी अबाउट पिक्चर। यहाँ पे भी एक हमें स्टोरी क्रिएट करनी होती है। बेसिकली जो आपका टीएटी है ना, इसको जो सोशल रिलेशन है लोगों का लोगों के साथ, उसको मेजर करने के लिए बनाया गया है। ठीक, जो व्यक्ति की पर्सनालिटी, इमोशंस, मोटिवेशन ना, ये सारी चीजें बताता है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें मैं आपको बताती हूँ। वेट, इसमें गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, है ना, और इसमें क्या कहते हैं, एडल्ट्स के लिए, सबके लिए अलग अलग कार्ड होते हैं। ठीक, वैसे ओरिजिनली इस टेस्ट में ना 30 कार्ड होते हैं, बट यूजुअली जो यूज करा जाता है 8 से लेकर के 12 कार्ड यूज किया जाता है, और सारे कार्ड ग्रे कलर के होते हैं। वो हमें सब्जेक्ट को दिखाना होता है, उस पर वो एक स्टोरी खुद से लिखता है बच्चा। हम 1 बाय 1 सारे कार्ड देते हैं, और जैसे कार्ड नंबर 1 2 3 4, मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, देखिए जैसे आपके ये 8 कार्ड मैं बना रही हूँ, 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 कार्ड हो गए ना। यहाँ पर कार्ड नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इस तरीके से 10 कार्ड, और यहाँ पे लाइक अगर आपको गर्ल और फीमेल रहेगा ना तो जीएफ लिखा रहेगा, अगर आपको ओनली फीमेल को देना होगा तो एफ लिखा रहेगा, अगर आपको ओनली गर्ल को तो इस तरीके से, अगर मेल को लिखे तो एम लिखा रहेगा, फिर ऐसे मेल लिखा रहेगा, मेल, और जो मेल फीमेल दोनों को रहेगा ना वो एमएफ लिखा रहता है। तो इस तरीके से कार्ड भी लिखा रहता है। तो हम चूज करते हैं, जो साइकोलॉजी के जो टेस्ट वगैरह किए थे ना उनको पता होता है, तो उनको पता था कि हमें कौन सा कार्ड देना है, किसको देना है। तो इस तरीके से हम कार्ड को चूज करते हैं। तो यूजुअली इसमें ओरिजिनली इसमें कितने 30 कार्ड है, बट हम यूज करते हैं 8 से लेकर के 12 कार्ड। तो इस तरीके से ये सोशल रिलेशन देखने के लिए आपने सुना होगा, जो एनडीए का एग्जाम होता है, जो एसएसबी होती है, जो डिफेंस के अक्सर एग्जाम होते हैं ना, उसमें टीएटी का यूजफुल टीएटी उसमें यूज करते हैं, जो कैप्टर्स होते हैं ना, वो मेजर करने के लिए कि आपका लाइक वो सिचुएशन देते हैं, फिर आपकी स्टोरी टेलिंग करनी होती है, स्टोरी बनानी होती है। तो इस कार्ड को आपको देते हैं ना, फिर आपकी अपनी क्या होती है, आपकी अपनी कॉपी होती है, और उस पर क्या करना होता है, उस पर आपको अपने रिस्पॉन्सेस लिखने होते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो आप 1 बाय 1 सारे कार्ड्स की स्टोरी आप क्रिएट किए जाते हो, फिर आपको लास्ट में एक ब्लैंक कार्ड दिया जाता है, फिर आपको उस पर ना, उस पर क्या लाइक आपका थीमा, प्रेस, है ना, इन्वायरमेंट, तो आपको वो पूरा कंक्लूड करके देना होता है। इस तरीके से एग्जाम्पल, स्टोरी अबाउट लोनलीनेस इंडिकेट्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपको इस तरीके से जिस बच्चे का जो रिस्पॉन्स आता है, चूंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, तो इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती हैं। अगला ऑब्जर्वेशनल मेथड, है ना, अवलोकन विधि। इसमें क्या है, बिहेवियर इज ऑब्जर्व इन नेचुरल सेटिंग। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार का स्वाभाविक वातावरण में निरीक्षण किया जाता है। जैसे टीचर ऑब्जर्व एग्रेसिव बिहेवियर इन क्लासरूम, जैसे हम लोगों ने
जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे हम लोगों ने देखा था अ, जैसे हम लोगों ने देखा था अल्बर्ट बैंडूरा का बोबो डॉल वाला एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या देखा था, उसमें देखा था कि ऐसी 3 सिचुएशन क्रिएट की गई थी कि जिसमें बच्चों को बैठाया गया था और वहाँ पे हमने देखा था कि एक बच्चे को जब वो शरारत करता है उसको पनिशमेंट दिया जाता है। एक जो दूसरा बच्चा था, वो शरारत तो करता है बट उसको रिवॉर्ड मिलता है, और एक बच्चा है जो शरारत करता है बट ना तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, ना उसको पनिशमेंट मिलता है, ठीक? तो इस तरीके से 3 सिचुएशन बनाई गई थी और उसमें देखा गया कि बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा। अगर हम कोई चीज़ सीख सकते हैं ना, लाइक कोई चीज़ पॉजिटिव सीख सकते हैं तो नेगेटिव भी सीख सकते हैं, ठीक? तो इस तरीके से हमने देखा कि हम एग्रेसिव बिहेवियर या फिर वैसा शांत व्यवहार या जो रिवार्डिव बिहेवियर, मतलब अलग-अलग व्यवहार को हम ऑब्जर्व करते हैं टीचर्स के द्वारा, हमारे जो लाइक जो ट्रेनर्स होते हैं ना, फिर उसको ऑब्जर्व करके फिर हम उनको गाइड करते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना? तो अल्बर्ट बैंडूरा का बोवेड वाला एक्सपेरिमेंट वो बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए ही फेमस है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंटरव्यू मेथड, है ना, साक्षात्कार विधि। इसमें वही इंटरव्यू, ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होता है कि कई बार क्वेश्चंस पहले से फ्रेम किए हुए होते हैं कि आपको ये पूछना है, फिर कई बार ये होता है कि नहीं, क्वेश्चन एट अ टाइम पूछा जाता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यूज्ड इन काउंसलिंग एंड क्लिनिकल सेटिंग। तो ये वहां पर हम यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, केस स्टडी मेथड। अब केस स्टडी मेथड मतलब व्यक्ति अध्ययन विधि। तो ये किसी की जब हमें इन डेप्थ स्टडी करनी होती है ना, एक सिंगल इंडिविजुअल की, जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, जब हमें उनके बारे में इन डेप्थ स्टडी करनी हो, या फिर कोई सुसाइडल केस होता है ना, कि उनके फैमिली से, उनके सिबलिंग से, लाइक उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर से, उनके जो नेबर यानी कि उनके जो पड़ोसी होते हैं, तो उन सबको हम क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्व करके वन बाय वन सबसे क्वेश्चन करते हैं। तो वो आपकी इन डेप्थ स्टडी होती है किसी भी व्यक्ति की, ठीक? तो इसमें इंक्लूड्स क्या क्या, वही फैमिली बैकग्राउंड, सोशल एडजस्टमेंट, इमोशनल हिस्ट्री। तो अलग अलग तरीके से हम हिस्ट्री उनके निकालते हैं, फिर जाकर के फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जो आपने सिगमंड फ्रायड का नाम सुना, जो इडिगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस की बात करते हैं ना, केस स्टडी मेथड, तो बिल्कुल वो अपने क्लाइंट्स को वो करने के लिए उन्होंने सबसे पहले वर्ड फ्री एसोसिएशन टेस्ट का वो करा था, फिर ड्रीम एनालिसिस करा था ना, लेकिन वो उनका जो वे ऑफ लाइक जो रैप स्टैब्लिश करने के बाद जो बात करते थे, वो केस स्टडी ही करते थे, कि वो अपने क्लाइंट्स की इन डेप्थ स्टडी करते थे, मतलब पूरी गहराई तक बोलते थे कि अगर किसी भी व्यक्ति को समझना है तो आपको इन डेप्थ स्टडी करनी होगी, तभी आप उसको समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं समझ सकते, ऐसा इनका कहना था। ये रहा आपका कुछ, हमने कुछ ऐसे लाइक बताए हैं। बाकी आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, इन डेप्थ वही पढ़ेंगे जो साइकोलॉजी के बच्चे होंगे, ठीक? तो आप साइकोलॉजी के बच्चे नहीं हैं, आपको बस सिंपल एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक? तो अब हम देखते हैं कि क्वालिटीज ऑफ गुड पर्सनालिटी टेस्ट, है ना, कि एक अच्छे टेस्ट की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग होने के नाते क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वैसे इसमें भी तो वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्म्स। वैलिडिटी वही कंसिस्टेंसी और विश्वसनीयता, सॉरी ये वैलिडिटी, एक्यूरेसी, विश्वसनीयता मतलब कंसिस्टेंसी, और ऑब्जेक्टिविटी निष्पक्षता, किसी भी कल्चर से बायस्ड ना हो, वो फ्री ऑफ कल्चर हो, लाइक किसी भी कल्चर को उसपे, लाइक ऐसा नहीं कि हिंदुज्म, सिखिज्म, मुस्लिज्म, ऐसे किसी कल्चर का उसपे नहीं, वो सबके लिए इक्वल हो। स्टैंडर्डाइजेशन, उसका मैनुअल हो, एक एक मतलब उसका जिस तरीके से मूल्यांकन करे ना, एक वो होना चाहिए, एक मानक होना चाहिए जिसके मतलब अंडर में रह के हम उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। फिर नॉर्म्स, वही उसका स्टैंडर्डाइजेशन, तो वो इसी की उसमें इसी के अंदर आता है। तो एक अच्छे पर्सनालिटी टेस्ट में वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्म्स, ये सारे क्वालिटीज होनी ही चाहिए। अब इसके क्या क्या लाभ है ना पर्सनालिटी असेसमेंट के, इससे क्या हेल्प इन सेल्फ अवेयरनेस, वही कि हम अपने बारे में समझ पाते हैं। क्यों व्यक्ति अपनी काउंसलिंग करवाता है, कि वो अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में समझ पाए। अगला इम्प्रूव्स काउंसलिंग प्रोसेस, कि यह एक, कहते हैं ना, एक काउंसलर को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, एक जो डॉक्टर होता है ना उसको दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो वही कि ये काउंसलिंग प्रोसेस में भी हमारी हेल्प करता है। यूजफुल इन करियर सिलेक्शन, हमें अपनी एनालिसिस हम कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर आइडेंटिफाइज इमोशनल प्रॉब्लम्स, हमें इमोशनली ज़्यादा लाइक, ठीक है हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो हमें एक्सट्रीम लेवल का
दुखी या फिर एक्सट्रीम लेवल का हैप्पीनेस नहीं होना चाहिए। हमें एक सामान्य जीवन जीना चाहिए, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए आप अपने इमोशंस को बाहर कर लो, फिर उस पर कंट्रोल कर लो। अगर आपका बॉस आप पे चिल्ला दे तो वहीं एट द स्पॉट आप रोने नहीं लगो। अगर आपको रोना आप घर पे आके, तो आप अपने इमोशंस को समझ पाओ, आपकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है उसको समझ पाओ, ये सारी चीजें। फिर कुछ लिमिटेशंस भी हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल। कई बार हमें कल्चर बायस भी होना पड़ जाता है इसकी वजह से। फेकिंग रिस्पॉन्स, ये कई बार ऐसा नहीं कि जो बच्चा बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है, वो झूठ भी बोल सकता है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है ना, वो हम बिल्कुल सब्जेक्टिव होकर के कई बार ये इसका असेसमेंट कर पाते हैं। फिर कैन नॉट मेजर होल पर्सनालिटी परफेक्टली, बिल्कुल कोई एक टेस्ट ना आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को 100% नहीं मेजर कर सकता है। तो आप लोग कभी भी किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइएगा, किसी भी काउंसलर के पास जाइएगा, किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, तो 100% नहीं होता यार, कुछ ऐसा नहीं, 100% जैसी कोई चीज नहीं है। तो आपको इसके लिए फिर मल्टीपल टेस्ट अप्लाई करने होंगे, फिर आप अच्छे से मेजर कर पाते हैं, ठीक। उसके बाद एथिकल इश्यूज इन पर्सनालिटी असेसमेंट। अब कुछ एथिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं, नैतिक सावधानियां। कॉन्फिडेंशियलिटी, कई बार जो क्लाइंट का डेटा होता है ना, उसको हमें गुप्त रखना होता है, बट नहीं रख पाते हैं, वो लीक हो जाता है। उसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है ना, इसकी जो हिंदी है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सूचित सहमति। इसका मतलब क्या है कि जो रिसर्चर होता है या फिर जो काउंसलर होता है ना, वो क्या करता है कि वह अपने टेस्ट के बारे में, अपने परीक्षण के बारे में, उस जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारा लाइक क्लाइंट होता है ना, उसके बारे में जो वो रिसर्चर होता है या फिर जो काउंसलर होता है, वो अच्छे से बता दे कि इसमें इसका क्या उपचार है, क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या इसके लाभ है, क्या इसके जोखिम है। मतलब पूरी की पूरी होल जानकारी हम अपने क्लाइंट को दे दें, यही इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है। जब तक उस पर राजी नहीं होता तब तक हमें टेस्ट नहीं अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो वो अनइथिकल होता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या होती हैं, फॉलो करनी होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नो लेबलिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि हम किसी को कोई लेबल ना दें कि नहीं आप तो स्मार्ट हैं, आप तो बहुत शर्मीले हैं, आप तो आलसी हैं, आप तो बुद्धिमान हैं, आप तो स्थायी हैं, आप तो संकीर्ण भी ज्यादा। तो हमें बिल्कुल कोई लेबल नहीं देना है, बल्कि इन सबको यह साइड करके उसके व्यक्तित्व विकास में क्या सहायक हो सकता है ना, हमें वो बताना होता है। ये भी आपकी क्या, ये आपकी एथिकल इश्यूज में एक पार्ट है। कई बार लोग बोल देते कि अरे आप तो शाई हैं, अरे आप तो बोल नहीं रहे। नहीं, आपको ये सारे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं उस टाइम पर, ठीक, जिस टाइम पर आप टेस्ट को अप्लाई कर रहे होते। फिर प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशन, की आपका जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए वो प्रोफेशनल होना चाहिए। वहां पर आपके अपने कोई थॉट्स, आपके अपने फीलिंग्स, आपके अपने विचार नहीं आने चाहिए। तो ये हमने देखा कुछ इसके एथिकल इश्यूज थे, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब इसकी हम लाइक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो क्या है वो हम लोग देखते हैं कि पर्सनालिटी असेसमेंट इज नॉट अबाउट लेबलिंग समवन एज गुड और बैड, है ना। कि इसका क्या मतलब है कि हम किसी को अच्छा या बुरा करने वाले नहीं होते हैं। इट इज अबाउट वॉट, इट्स अबाउट कि यह हमारी मदद करता है अंडरस्टैंड इंडिविजुअल यूनिकनेस साइंटिफिकली, कि किसी भी व्यक्ति की उसकी जो विशिष्टता होती है ना, उसकी जो विशेष योग्यता होती है, उसको समझने में और समझाने में एक वैज्ञानिक रूप से क्या करता है, उसकी मदद करता है। और जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है वो समझाते हैं कि जो ये पर्सनालिटी डायनेमिक है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। ये हमने उसमें पर्सनालिटी वाले चैप्टर में देखा था। तो बिल्कुल इसमें वही है कि हम किसी को लेबल नहीं करते हैं, हम बल्कि व्यक्ति को गाइड करते हैं, उसको काउंसिल करते हैं। उसके बाद इसमें है इंटेलिजेंस टेस्ट टेल्स अस, हमें बताता है कि हाउ वो पर्सन थिंक, कि व्यक्ति कैसे सोचता है। वहीं पर इफ वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी ना, पर्सनालिटी असेसमेंट टेल्स हाउ अ पर्सन फील्स, बिहेव एंड एडजस्ट इन लाइफ, कि व्यक्ति कैसे महसूस करता है, व्यवहार करता है और जीवन में अपने समायोजन करता है। ये व्यक्तित्व आकलन हमें बताता है। आई होप गाइस लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और सच में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं। डेफिनेटली यू गाइस विल एंजॉय एंड आई एम ऑल्सो एंजॉइंग विद लर्निंग विद यू, आई एम ऑल्सो लर्निंग विद यू गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस देना है, प्रेस कर देना है, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।